शायद शिवसेना के अंदर अहंकार एक मूल प्रवृत्ति है, चाहे वो उद्धव ठाकरे के अंदर हो या शिंदे के अंदर, एकनाथ शिंदे के अंदर, दोनों के अंदर एक प्रवृत्ति है अहंकार की। जो अभी 2024 में पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें झटका लगा बीजेपी को और इसकी पूरी महायुति को, शिंदे सहित जो है बड़ा झटका लगा। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें इनको बहुत बड़ी सफलता मिली पूरी महायुति को, जिसमें अजित पवार भी मिला करके थे। और ये जो उन चुनावों में शिवसेना शिंदे, जो असली शिवसेना है एकनाथ शिंदे, उसको पैन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में सफलता मिली, जबकि उद्धव ठाकरे केवल मुंबई तक सीमित रह गए। एक आध सीटें कहीं उन्होंने ली हो, लेकिन उनका मेन ही वो रहा मुंबई तक। वैसे भी जो है शिवसेना का प्रभाव मुंबई तक ही ज्यादातर रहा है, मुंबई से बाहर बहुत कम कोंकण इलाके में जरूर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन जब बीजेपी का साथ दिया, जब भी, चाहे संयुक्त शिवसेना हो या इनकी शिवसेना हो, शिंदे वाली शिवसेना हो, इनका पूरा प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में फैला। और इसका फायदा जो है सबसे ज्यादा अगर मिला है किसी को तो शिंदे को मिला है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, यानी जो आज असली शिवसेना है। इसके बाद अभी चुनाव जो हुए, उससे पहले भी स्थानीय चुनाव हुए, और इस समय जो 15 फरवरी को चुनाव हुए महानगर निगमों के, महानगर पालिकाओं के, उसमें भी बीजेपी का वर्चस्व पूरा दिखाई दिया और जगह जगह बीजेपी के साथ साथ शिवसेना को भी सफलता मिली। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? बीजेपी के साथ महायुति बनाना। हालांकि जो अजीत पवार है वो अलग हो गए थे, उन्होंने अपने चाचा के साथ अलायंस किया और उनको बड़ी लिमिटेड सफलता मिली, लिमिटेड क्या, बहुत ही कम मिली। और ऑलमोस्ट अगर ये कहे कि ये चुनाव प्रदर्शित करते हैं, ये चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी, कि अगर ये अलग लड़ेंगे, अगर महायुति से बाहर होंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अजित पवार जो अलग हुए वो एक स्ट्रेटेजी के अंदर अलग हुए, एक रणनीति के अंदर जो है वो अलग हुए। लेकिन जो ये सफलता जो मिली, इसने फिर शिवसेना के जो अहंकार, जो मूल तत्व है, वो एकनाथ शिंदे के अंदर ले आए। 15 फरवरी के चुनाव हुए, 16 को रिजल्ट आ गया और जो बीएमसी है उसमें इन दोनों को मिलाकर के प्रचंड बहुमत मिला। 89 मिले इसको बीजेपी को और 29 इनको मिले शिंदे को। लेकिन जो ये सफलता जो शिंदे को मिली, ये दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा और जो है सफलता के हिसाब से जो है जो स्ट्राइक रेट था वो इनका ज्यादा था, बीजेपी का बहुत ज्यादा था। अगर बीजेपी अकेले लड़ती तो शायद क्या पूरा वो था कि उनको अकेले अपने बल पर बहुमत मिल जाता। अब यहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि बगैर उसके शिंदे के बगैर जो है इनका बीएमसी का महापौर बनना नामुमकिन था। तो शिंदे फिर उसमें आ गए, उसी अहंकार में, उसी ब्लैकमेलिंग में, जैसे कभी उद्धव ठाकरे करते थे, बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ करके भी जो है फिर वो ब्लैकमेलिंग में आ जाते थे। और 2019 का चुनाव सबने देखा, दोनों मिलकर लड़े और वो चले गए उनके साथ मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है महाविकास अघाड़ी बना दी कांग्रेस और एनसीपी के साथ, शरद पवार के साथ। वही यहां पर जो है शिंदे भी दोहराना चाह रहे हैं। 29 सीट होने के सिर्फ के बावजूद वो दावा करने लग गए आधा आधा या ज्यादा या जो भी है, कुछ हमें दो कुछ वो दो, और उन्होंने अपने उसको बंद कर दिया। आगे कि मैं आपको बता रहा हूं अब क्या परिस्थितियां है। इससे पहले मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूं, आप लोगों से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, खासकर राष्ट्रवादी लोग और सनातनी लोग, क्योंकि ये लड़ाई भी जो है, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सनातन की लड़ाई है। ये कोई अच्छी वो नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि अल्टीमेटली जो है विजय बीजेपी की होगी, लेकिन सनातन की दो पार्टियों में अगर मतभेद होता है तो ये नुकसान जो है सनातन का होगा। तो आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इसमें कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो एंटी सनातनी फोर्सेस हैं वो कमजोर हो, उनका जो चल रहा है, जो नैरेटिव उनका चलता है, वो खत्म हो सके। हम जैसे लोगों को भी मदद करेगा सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। तो इस बीच आपने देखा ही होगा क्या क्या हुआ। वो अपने लेकर के जो है 29 पार्षदों को लेकर के अलग चले गए, एक होटल में बंद हो गए और जो भी उन्होंने किया उसके बाद वही प्रवृत्ति शुरू हो गई। हालांकि जो शिवसेना है, चाहे मूल शिवसेना हो या वर्तमान शिवसेना है, जो दोनों है, मतलब वर्तमान में तो खैर शिंदे की है, इनका मुख्यतः जो है प्रभाव क्षेत्र मुंबई रहा।
लेकिन इसमें से भी एक नाथ शिंदे का अगर रहा है तो ठाणे जिले में रहा है, वहां को एकमात्र भाषा है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो है, क्या जो चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उसमें जो मुंबई और उसके आसपास के जो महापालिका है उसमें क्या स्थिति रही। मुंबई का तो आपको पता ही है। जो ठाणे महानगर पालिका है उसमें 131 सीट है, जिसमें से 75 सीट जो है इसको मिली है, एक नाथ शिंदे की शिवसेना को मिली है। और इसमें भी 28 सीट जो है बीजेपी को मिली है, जबकि दोनों मिलकर के लड़े। संभव था कि अगर दोनों अलग लड़ते, जैसे और जगह इन्होंने किया, कई जगह इन्होंने अलायंस नहीं किया, तो शिवसेना को जो इसमें प्रबल वो मिला, प्रचंड बहुमत मिला, तो वो न मिलता, बीजेपी की सीटें बढ़ती। क्योंकि जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी उभर करके आ रही है, उस हिसाब से यहां पर भी इनको डेढ़ लग जाता। अब मैं आता हूं नवी मुंबई महानगर पालिका, जिसमें 111 सीट है। इसमें अकेले बीजेपी को 65 सीट मिली, यानी अपने आप ही पूर्ण बहुमत है। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना को 43 सीट मिली, उद्धव को केवल 2 सीट मिली, और राज ठाकरे को एक इंडिपेंडेंट को। यहाँ कांग्रेस 0 पर चल रही, जो इनका सबसे प्रिय अंक है राहुल गांधी का। अब आ गया कल्याण डोंबिवली। मैं उन सब नगर निगमों की बात कर रहा हूं, महानगर पालिका की बात कर रहा हूं, जिसमें कि एक नाथ शिंदे का जिसमें प्रभाव है। इसमें 123 सीट है, और शिवसेना को 53 सीट मिली, और बीजेपी को 50 मिली। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन बीजेपी ने यह नहीं कहा कि मैं प्रयास करूंगा और इधर से तोड़ करके अपनी वो बनाऊंगा। इन्होंने कर दिया। इन्होंने जो है, इसमें उद्धव के 11 हैं और राज ठाकरे के 5 हैं, कांग्रेस के 2, 122 में से 2। तो यहां पर भी उन्होंने जो है, बजाय साथ चलने के, एक नाथ शिंदे ने इधर उधर से मेजोरिटी प्राप्त करने की कोशिश करी। कुछ यूपीडी के तोड़े, कुछ जो है एमएनएस के तोड़े। अब आ गया वसई विरार महानगर पालिका। इसमें 115 सीट है। ये सीधे सीधे जो है चले गई एमवीए को। ये इनके पास, एमवीए के पास के 71, बीबीए को, वंचित विकास अघाड़ी, उनके पास के 71। फिर भी इसमें बीजेपी को मिली 43, शिवसेना को सिर्फ 1 मिली, और वीबीआर को 0, कांग्रेस को 0। अब आ गया मीरा भाईंदर। ये बिल्कुल मुंबई से सटा, सारे वैसे मुंबई से सटे हुए हैं। तो ये दहीसर के बाद का जो इलाका है, ये जो है मीरा भाईंदर, इसमें जो है 95 वो है, पार्षद है। इसमें से बीजेपी को 78, आप सोचिए क्या लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। कांग्रेस को 13, शिवसेना को जो है 3, इंडिपेंडेंट 1, और यूबीटी को 0, और राज ठाकरे को 0। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर एक तरफा बीजेपी का हो रहा 78 आउट ऑफ 95। उसके बाद सेकंड नंबर पर कांग्रेस के अगर कहीं कुछ अगर दिखाई दिया अगर, तो ये 13 जो मीरा भाईंदर में, यहां पर कांग्रेस की स्थिति कुछ इज्जत रखने लायक है। अब आ गया भिवंडी निजामपुर, यहां 90 है। ये ऐसी वो महापालिका है जिसमें कांग्रेस को ठीक ठाक से मिले 30 सीट मिले, 90 में से 30। लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। और आप भिवंडी का नाम सुनकर के आप जानते होंगे, इसका इतिहास आपको पता होगा कि क्या इसका इतिहास है। ज्यादातर इसमें मुस्लिम वोटर है। फिर भी इसके बावजूद बीजेपी को 22 मिले, और शरद पवार को 12, अजीत को 6, केबीए को 4, वीबीए को 4। तो आप ये लगा लीजिए कि जो इनका गठबंधन है, एकमात्र आसपास के उसमें ये जो भिवंडी निजामपुर है, उसमें जो है कांग्रेस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया। जो भी उन्होंने बहुमत बनाया, जो भी उन्होंने एक गठबंधन बनाया, उनको पूर्ण बहुमत मिला। अब आ गया उल्लासनगर महापालिका। इसमें 78 वो है, पार्षद है, जिसमें बीजेपी को 37 है और शिवसेना को 36 है। कांग्रेस को 1, बीवीए को 2, एक और पार्टी को है, साई पार्टी को 1, इंडिपेंडेंट को 1। तो ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, 37-36। अब यहां पर भी खेल चल रहा है कि किस तरह से एक दूसरे को तोड़ा जाए। अब पनवेल महानगर पालिका जो है 78 इसमें पार्षद है, जिसमें बीजेपी को 56 मिले। सीधे सीधे जो है पूर्ण मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री है। पीडब्ल्यूपी को 9, उद्धव को जो है 5, कांग्रेस को 4, शिवसेना को 2, एनसीपी को 2, और इंडिपेंडेंट को 1। तो फिर जो जिस ढंग से इस समय इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है, जिस ढंग से शिंदे जो कुछ कर रहे हैं, उससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि आने वाले समय में महायुति नहीं रहेगी। यानी शिंदे की जो
शिवसेना है, जो असली शिवसेना आज की डेट पर है, वो जो है महायुति में नहीं रहेगी, वो अपना इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद जो हश्र होगा उसका परिणाम वो खुद भुगतेंगे, और शायद पछतावा भी उनको होगा इस बात का कि महायुति से अलग होकर के, क्योंकि इस समय बीजेपी किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं है, अपने डोमिनेंस को खत्म करने को तैयार नहीं है, वो झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि इस समय राज्य सरकार में भी ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और केंद्र में भी इनके जितने भी 8-9 हैं या 4-5 जितने भी वो हैं सांसद हैं, वो इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं कि हम केंद्र में भी हाथ खींच लेंगे और राज्य में भी खींच लेंगे। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति कि केंद्र में कई लाइन में खड़े हैं, इवन शरद पवार वो खुद लाइन में खड़े हैं। अगर एक बार हिंट दे दिया, अगर एक बार भी शिंदे ने अगर ये दिखा दिया, आंखें दिखा दी, तो शरद पवार का फैक्शन जो है एनडीए में शामिल हो जाएगा, और जो लॉस इनसे होगा, शिंदे से होगा, वो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जो है वहां तो बहुत कम जरूरत है विधानसभा में राज्य सरकार बनाने में, और वहां तो कई मिल जाएंगे। वैसे भी जो है बहुमत के बहुत नजदीक थी, लेकिन अगर नहीं जीते वो तो क्योंकि अलायंस इन्होंने किया। और ये स्पष्ट है कि जितना कुछ भी, चाहे वो विधानसभा में हो या जितने भी स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, यहां जो भी इनकी उपस्थिति है वो सिर्फ इनकी वजह से है, बीजेपी से गठबंधन करने के लिए। तो अगला जो भी चुनाव होगा, लोकसभा का होगा 2029 का, उसी साल अगर विधानसभा का होगा, अगर तब तक शिंदे ने अपना रवैया नहीं बदला, ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति से बाहर नहीं निकले, इस ढंग से जो बार बार परेशान करते हैं, इवन जब वो बने थे चीफ मिनिस्टर वो तब भी वो डिजर्व नहीं करते, लेकिन क्योंकि उस समय उनका योगदान था और उस समय जरूरत भी थी बीजेपी को शिवसेना का वो तोड़ने के लिए, जो महायुति को तोड़ने के लिए। तो अगला चुनाव में यह संभव है कि बीजेपी और अजीत पवार प्लस शरद पवार, क्योंकि शरद पवार शायद तब इतना एक्टिव नहीं रहेंगे, ये लोग मिलकर के लड़ेंगे। एंड अदर में जो है शिवसेना की स्थिति क्या होगी, उद्धव ठाकरे साथ तो जा नहीं सकते, उद्धव इनको लेने से रहे। तो जो स्थिति आज शिवसेना की है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की है, वही स्थिति अगर शिंदे की हो जाएगी तो इसमें कोई आश्चर्य मत करेगा। लेकिन दुख वही है कि जो सनातनी पार्टियां हैं, अगर उनके अंदर ये इस ढंग से हो जाएगा, भेद आ जाएगा, इस ढंग से बिखराव आ जाएगा, तो ये किसी के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा, और हम जैसे लोगों को, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, चैनल है, उनको सहयोग दीजिएगा सब्सक्राइब करके, लाइक करके।